हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 को हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, इसके फीचर्स को हमने पढ़ा था, इसकी इम्पोर्टेंस को हमने पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 में फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम करीब 7 प्रिंसिपल्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ अभी लाइव है, चल रही है। आप शॉर्ट्स में जाके उसको अटेंड कर सकते हैं। हर शॉर्ट को आप देखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे वो सॉल्व होते हैं बढ़िया है, अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो मैंने शॉर्ट्स के एंड में ही उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। आप उसको पढ़िए, उसको देखिए। ये बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में और पढ़ाई में। तो आओ आज हम पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का करने वाले, जिसमें हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ये याद रखना, हेनरी फेयोल ने जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी थी, जिसमें उसने जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे, यानी कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे। हेनरी फेयोल कौन थे? ये एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजर थे, जिनका जन्म 1841 में हुआ और इनका जो लाइफ स्पैन था वो 1841 से लेकर 1925 तक था। ठीक है। ये माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट इटिनी कॉलेज से जो है ग्रेजुएटेड है 1860 में। और इनकी एक बुक थी जो कि 1917 में आई थी, उसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव इंडस्ट्रियली एट जनरल, है ना। हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है। और उसने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे, हेनरी फेयोल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे, जिससे हम ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है। आगे हम अभी तो हम हेनरी फेयोल के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे हम टेलर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए अभी मैं बता देता हूँ कि जो फेयोल के प्रिंसिपल हैं वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। किसकी? टॉप लेवल मैनेजर्स की। टॉप लेवल मैनेजर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कौन है? फेयोल है। और लेबर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कौन है? टेलर है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इस पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, जिससे हमको लोड ना हो और इजीली हम उसको कवर करते जाएं। ठीक है। इतना आपके लिए समझना बहुत है। तो अब हम समझते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसने जो इन्होंने जो दिए वो क्या क्या है। सबसे पहले इन्होंने जो दिया वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हम जानते हैं प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, रिजिड नहीं होते हैं, ये आप याद रखना। तो कौन से ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो इन्होंने दिए, हम देख लेते हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। एक चीज़ याद रखिए कि बड़े टास्क को हम छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दें। हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें टास्क को, और हम बड़े टास्क को ना कर छोटे छोटे टास्क को करते जाए। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि जैसे आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम इसको एक ही बार में ना पढ़ के हम इसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो इसको हमने एक ही बार में ना पढ़ के इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टास्क में हमने डिवाइड कर दिया, और ऐसे करके हम पढ़ रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, हमको समझ में अच्छा आ रहा है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है, और क्या हो रहा है, हम स्पेशलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम स्पेशलाइज कर रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर आप सिर्फ अभी फेयोल के प्रिंसिपल्स को ही पढ़ें, आप सोचो सिर्फ आप पार्ट 2 ही पढ़ो, तो आप इन 7 प्रिंसिपल्स में आपको स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है। तो अगर बड़े टास्क को आप छोटा छोटा डिवाइड करके करोगे, तो उन छोटे छोटे टास्क में क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपकी क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, आप आउटपुट ज़्यादा दे पाएंगे। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क का। दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम समझते हैं अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। मान लीजिए टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो टीचर को आपको पढ़ाने की पावर भी है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। सिर्फ वो पढ़ा के नहीं जा सकता,
लेकिन उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको समझाए और आपको समझ में आए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अथॉरिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और ये दोनों कौन से वे में होनी चाहिए, बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। अथॉरिटी ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, तो क्या होगा, मिसयूज़ होगा पावर का, मिसयूज़ होगा ना। मान लो अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है ही नहीं, तो मिसयूज़ करेगा अपने पावर का। और अगर मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगा और अथॉरिटी कम होगा, तो क्या होगा, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, बर्डन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि काम उसको बहुत करना है लेकिन अथॉरिटी कुछ भी नहीं दे रखी। मान लीजिए अगर रॉ मटेरियल खरीदना है बिजनेस के लिए, उसको अथॉरिटी पूरी दे रखी है कि आप जितना मर्जी आप रॉ मटेरियल मंगा सकते हो, लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बहुत सारा रॉ मटेरियल मंगा लेगा लेकिन उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो क्या होगा, है ना, एक तरीके से मिसयूज हो जाएगा पावर का। और अगर मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि उसको रॉ मटेरियल मंगाना, लेकिन अथॉरिटी नहीं है, तो क्या वो रॉ मटेरियल वेंडर से मंगा पाएगा, नहीं मंगा पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बैलेंस होना चाहिए जिससे क्या हो, दोनों ढंग से काम हो। थर्ड है हमारा डिसिप्लिन का, यानी कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशनल के डिसिप्लिन है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, हम उसको फॉलो करें, ठीक है। हम एक क्या बोलते हैं, फेथफुलनेस हमारे अंदर लेकर आए, जिससे क्या हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको हम फुलफिल कर पाएँ, यानी कि हम हमारे प्रोमिसेस को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए। अब मान लीजिए आज आपको मैनेजर ने आके बोला कि आज आपको ये टास्क करना है, ठीक है, और टास्क करने के लिए आपको ऐसा 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 काम करना है, लेकिन आप उसको काम नहीं करते, आप कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते जो उसने बताया है, तो आप क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे स्कूल में डिसिप्लिन होता है ना कि आपको यही ड्रेस पहन के आनी है, ठीक है, आपको स्कूल की टाइमिंग्स को फॉलो करना है, ठीक है ना, असाइनमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, तो वैसे ही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन के है ना, विदाउट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती स्मूथली, तो डिसिप्लिन का बहुत ज़रूरत है, डिसिप्लिन की बहुत नीड है, ठीक है। फोर्थ आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आप मान लो ये गोल्डन रूल है। कौन सा रूल है, ये गोल्डन रूल है, जिसमें क्या होता है कि आपका सिर्फ एक बॉस होगा जो आपको कमांड कर रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, अगर इंग्लिश के आपके 4 टीचर्स होंगे और चारों अलग अलग असाइनमेंट्स आपको देंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्या कि किसका सबसे पहले करना है, किसकी बात सबसे पहले माननी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए क्या है, प्रिंसिपल दे रखा है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि आपको किसी एक इंडिविजुअल को जो कमांड मिलेगा ना, जो कमांड मिलेगा वो सिर्फ एक बॉस से ही मिलेगा। सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड करे, 1000 लोग नहीं होने चाहिए या 10 लोग नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए जो इंडिविजुअल को कमांड कर रहा है। अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता है तो क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है कि पहले किसका माने। और क्या होता है कि अगर जैसे मान लो आपके 4 बॉस हैं, ठीक है, आपने इसकी मान ली और इसकी नहीं मानी, तो आपने इसकी अथॉरिटी को क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया ना, इसकी अथॉरिटी को आपने खराब बता दिया, क्योंकि आपने इसकी मानी नहीं और आप इसी की माने जा रहे हो। तो आपका क्या हो सकता है, आपका पर्सनल फेवरेटिज्म भी हो सकता है, ठीक है, इस बॉस के साथ मिलकर आप कुछ गलत भी कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए प्रिंसिपल में, ये बहुत ज़रूरत है। फिफ्थ हमारे पास क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि एक यूनिट की एक डायरेक्शन होनी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का 1 हेड होता है जो हेड ऑफ मार्केटिंग होता है, और उसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, और उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक प्लान होता है कि हमको क्या करना है, मार्केटिंग बूस्ट करनी है। तो यानी क्या होगा, 1 हेड 1 यूनिट एंड 1 डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड यूनिटी ऑफ कमांड सिमिलर से सुनाई देते हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। यहाँ पे आपको एक बॉस काम दे रहा है और यहाँ पे एक यूनिट का एक डायरेक्शन है, ठीक है, एक हेड है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे एक यूनिट है, आप एक लोग हैं और आप एक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल पे फोकस करता है लेकिन ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करता है, ठीक है। इन दोनों का आप याद रखें कि ये दोनों सेम नहीं है लेकिन डिफरेंट है। तो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन 1 होनी चाहिए और गोल भी एक ही होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए और एक डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया आपको। 6th है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट,
है ना। ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे इसको समझेंगे कि खुद के इंटरेस्ट को आप छोड़ दो और पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में सोचो, यानी कंपनी का इंटरेस्ट आता है पहले। अगर मान लो आपको हॉलीडे चाहिए, एज अ वर्कर आपको हॉलीडे चाहिए, लेकिन पता चल रहा है उस दिन मेगा सेल है कंपनी में, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पहला रखोगे और अपने हॉलीडे को आप रिजेक्ट कर दोगे, बोलोगे कि नहीं मुझे हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचोगे तो ऑर्गेनाइजेशन आपके बारे में सोचेगी, तो क्या होगा, एक हार्मनी होगी। ठीक है, हार्मनी होगी, कोई डिस्कॉर्ड नहीं होगा, या कोई भी है ना एक क्या बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद करो कि जो टीम का गोल है वो बड़ा है, यानी कि जो टीम का गोल है ना, आपके टीम का गोल है वो आपके पर्सनल गोल से बड़ा है। आपको सबसे पहले टीम की बात माननी है, ना कि खुद की। ठीक है, अब लास्ट हम पढ़ेंगे वो है रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि जब एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उनको पैसा भी तो दोगे, उनको कुछ वेजेस भी तो दोगे, और वेजेस कैसे होने चाहिए, फेयर वेजेस होने चाहिए। ठीक है, जिससे क्या हो, उनका लिवलीहुड निकले, वो अच्छी तरीके से जी पाए। ठीक है ना, जितना भी एक व्यक्ति को ढंग से जीने के लिए जितने पैसे चाहिए उसको उतने पैसे मिलने चाहिए, जितना वो काम कर रहा है, जितना वो वैल्यू ऐड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए ना, वो अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, और पेइंग कैपेसिटी के विद इन ही कंपनी को पे करना चाहिए और ज़्यादा पे भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैसा पे, फेयर वेजेस यानी कि इक्विटेबल पे। जैसे मान लो सीईओ है, सीईओ को 50,000 मिलते हैं मान लीजिए, तो क्या लेबर को भी 50,000 मिले क्या? ये इक्वल वेजेस नहीं है, ये है इक्विटेबल वेजेस, यानी कि जो वैल्यू सीईओ ऐड कर रहा है उसको उसके हिसाब से पैसा मिल रहा है, और जो वैल्यू लेबर ऐड कर रहा है उसको उसके हिसाब से मान लो 10,000 रुपये मिल रहा है। तो इक्विटी है। ठीक है ना, भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो हमने आज 7 प्रिंसिपल्स देखे, टोटल हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स है, आज हमने 7 देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 7 देख लेंगे और उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे जंप करेंगे। तो मैं सबसे पहले रिवाइज कर देता हूँ। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन। डिवीजन में हम बड़े कामों को छोटे में डिवाइड करके काम कर लेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होनी चाहिए। डिसिप्लिन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड यानी वन बॉस होना चाहिए एक इंडिविजुअल का। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब 1 यूनिट 1 डायरेक्शन। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी कि टीम का गोल पहले होना चाहिए, पर्सनल का बाद में होना चाहिए। एंड रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज यानी कि फेयर वेजेस पे होने चाहिए इक्विटी के अकॉर्डिंग और कंपनी के पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आप फेयोल के बारे में इतना सा याद कर लीजिए। सबसे पहले आप याद करना कि इन्होंने कौन सी बुक में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स डाले थे और कौन से ईयर में, 1917 में डाले थे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हम नेक्स्ट पार्ट में 7 प्रिंसिपल्स और कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू सीरीज आपकी टोटली लाइव है, हर दिन एमसीक्यूज अपलोड हो रहे हैं। आप एमसीक्यूज को देखें, सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आता अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को ये वीडियो भेजें, उनको रिकमेंड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट करके आपके डाउट्स को बता दीजिए, जिससे अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसको सॉल्व कर दूं। ठीक है, आप इसको बुक में से रीड करें, बुक में से इसको समझिए, पढ़िए, और अगर कोई भी दिक्कत आई तो आप मुझे मैसेज करिए। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।